हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है प्रकाश पर। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम क्लास पूरी करेंगे, जिसमें हम अपवर्तन, परावर्तन, गोले दर्पण, लेंस, रिफ्रैक्शन, इन सब जितनी भी प्रकाश की घटनाएं उन सब की बात करेंगे। और क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी, ईओ, एमओ, सीईटी के एग्जाम्स के लिए, अग्निवीर, आर्मी, एसएससी, एनटीपीसी, इन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वही क्वेश्चन है जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम्स में आए और जिनके आगे आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या ध्रुवीकरण। तो देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे मान लो ये वायु है और जब दूसरे माध्यम में जाता है, नीचे मान लो जल है, तो वायु से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी दिशा जो है बदल जाएगी, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटनाएं निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की नेचर जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो तरह की तरंगें हो सकती है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि जो प्रकाश के कण, जिस दिशा में प्रकाश के तरंग का संचरण होता है, जैसे मान लो इस दिशा में हो रहा है, तो माध्यम के जो कण है उनमें जो विचलन होगा वो इसके अगेंस्ट, यानी इसके विपरीत दिशा में होगा। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये हमें कौन सी घटना बताती है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो सही आंसर है ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। प्रिज्म प्रकाश का विक्षेपण करता वर्ण विक्षेपण, यानी अगर हम प्रिज्म से अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश की जो व्हाइट लाइट है या एक कलर की जो लाइट है वो प्रकाश से गुजरने के बाद में अपने 7 जो कलर्स है कॉन्स्टिट्यूंट, इन 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे अधिक विचलन किसका होगा? सबसे अधिक विचलन उसका होगा जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अब यहाँ विबग्योर सीक्वेंस बनती है। विबग्योर, नीचे से ऊपर तक विबग्योर, यानी वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो और रेड, विबग्योर। ये सीक्वेंस है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर वोलेट बैंगनी की है तो सबसे अधिक विचलन इसी का होगा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लाल रंग के, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा? रेड कलर यानी लाल रंग का होगा। अगला क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठाई देता है? तो जिसका सबसे कम विक्षेपण होता है, जिसका सबसे कम विक्षेपण होगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है उसका विचलन सबसे कम होगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका है? लाल रंग का। तो लाल रंग सबसे कम उठाई देगा, बैंगनी रंग सबसे अधिक उठा हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 3, 4, 6 या 7? तो 7 रंग होते हैं। विबग्योर सीक्वेंस मैंने आपको बताया, विबग्योर। विबग्योर ये सीक्वेंस है। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में रहते हैं। अगर बेनी जा है, अगर हिंदी में लिखे तो हम बे नी जा है पी ना ला, ये सीक्वेंस है। बेनी जा है पी ना ला, बैंगनी, नीला, जामुनी या आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो लेंस किरणें को एकत्र करते हैं उस लेंस को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, जिसको हम अभिसारी और अपसारी भी कहते हैं। तो जो किरणों को एकत्रित करता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी अभिसारी। जैसे ये जो है उत्तल लेंस, ये कन्वर्जिंग है यानी अभिसारी है। अगर प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आएगी इस तरह से, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद वो किरणें मुख्य फोकस पर इकट्ठी हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, पास पास आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे अभिसारी।
रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने समय तक रहता है? हमारी आंखों का जो पर्दा है रेटिना, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जो भी वस्तु हम देखते हैं आंखों से, तो उसका प्रतिबिंब वहाँ कितने समय तक रहता है, कितने समय के बाद में वो वहाँ से हट जाता है? 1/10 सेकंड या 1/8 या 1/16 या 1/5? तो सही उत्तर यहाँ पर है 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड तक वो रेटिना पर प्रतिबिंब रहता है किसी भी वस्तु का जिसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस वास्तव में क्या है? आवर्धक यानी बड़ा कर दिखाने वाला, जैसे छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाने वाला है, चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए जो आवर्धन के लिए मैग्नीफाइंग जो लेंस यूज़ करते हैं वो लेंस कौन सा है? समतल अवतल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो सही आंसर यहाँ पर है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये आवर्धक लेंस होता है जिसका प्रयोग हम सूक्ष्म दृष्टि में और बाकी चीज़ों में करते हैं। अक्षरों को बड़ा देखने के लिए या चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, आवर्धन के लिए काम में लिया जाता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों कोण असमान होते हैं? सही आंसर है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के 2 नियम है और पहले नियम के अनुसार हमेशा आपतन कोण जो है, जैसे मान लो यहाँ प्रकाश की किरण गिरती है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है जो काल्पनिक रेखा है, और ये परावर्तित किरण है, तो ये जो कोण होगा अभिलंब और आपतन कोण के किरण के बीच में, ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। तो ये दोनों कोण जो है वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि ये तीनों किरणें यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल पर होंगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशीय फाइबर जो है यानी ये केबल होती है ऑप्टिक केबल, तो ये किस सिद्धांत पर काम करती है? अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यतिकरण पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर? सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसके अंदर जब प्रकाश की किरणें जब जाती है तो उनका आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी परावर्तन होता है लेकिन वो परावर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने की वजह से वो परावर्तित किरण बाहर नहीं निकल पाती और उसी माध्यम में रह जाती है। तो ये बार बार इनका इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से होता जाएगा और संदेश आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, संचार सेवा के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संचार सेवा के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, संदेश को, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए इंटरनेट सिग्नल्स में इनमें जो है ना ऑप्टिक फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। तो संचार सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन या सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। देखो आकाश का रंग, समुद्र का नीला रंग, ये जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देते हैं, जिसको रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने डिस्कवर किया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था। तो लघुतर और दीर्घतर तरंग दैर्ध्य वाला कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। तो देखो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो वोलेट वाली साइड में, यानी वोलेट, इंडिगो और ब्लू, और सबसे अधिक जो है वो ऑरेंज, रेड, इनका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य अधिक है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू, नीला, तो बैंगनी, नीला, इनका मिक्सचर इस तरह का। तो इनका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं व्हाइट लाइट में से, 7 रंगों में से इनका सबसे ज़्यादा बिखरना या फैलाव हो जाता है, इसलिए वो उनका रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। तो ये लघुतर तरंग दैर्ध्य है, तो सही आंसर यहाँ पर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों को से मिलकर बनाता है, अगर ये रंग हमको अलग अलग विभक्त करने हैं व्हाइट लाइट में से, तो क्या प्रयोग करेंगे? कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म? सही आंसर है प्रिज्म। प्रिज्म का प्रयोग करके हम सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांट सकते हैं, सुवर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्य का रंग जो है सुबह के समय, सूर्योदय के समय और शाम के समय, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है वो, जबकि दोपहर में व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो सूर्योदय का सुबह और शाम के समय में जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण,
प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो रंग किसी का भी जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, जैसे आकाश का नीला रंग है, सूर्य का लाल रंग है, ये तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टली होता है सुबह और शाम के समय, तो वहाँ से जो किरणें आ रही है उनको ज़्यादा दूरी वातावरण में ट्रेवल करनी पड़ती है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा लंबी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ती है। तो वातावरण के जो कण है, गैस, धुआं और धूल के कण, इनको काफ़ी समय मिल जाता है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये जो रंग दिखाई देते हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए ये लाल रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण। और दोपहर के समय में क्योंकि सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है वायुमंडल में, इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता वायुमंडल में जो वायु के और धूल धुआं के कारण उनको कि वो प्रकाश का दीर्घतर जो तरंग है लाल रंग वाली, उसको वो परावर्तित कर दे या उसका मतलब प्रकीर्णन कर दे, इसलिए वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। सारी की सारी किरणें आती है, परावर्तन इतना नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन होता है और जिसकी वजह से, अपवर्तन का मतलब है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी गमन की जो दिशा है वो चेंज हो जाती है, यानी वो दिशा में उसकी दिशा बदल जाती है, या तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के पास में आ जाएगा। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम कौन सा नहीं है? वायु जो प्रकाश है सूर्य से, तारों से जो आता है, तो वो वायुमंडल के अंदर वायु की अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग घनत्व की परतें हैं, उन परतों से क्रॉस करके जब वो हम तक पहुंचता है तो अलग अलग परतों से उसका अलग अलग तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस वजह से क्या फिनोमिना इनमें से नहीं हो रहा? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, या रात में तारों का टिमटिमाना, या सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा दिखाई देना सूर्य का, या सूर्य का वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। देखो, तो रंग वाला जो है चीज़ है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रक्षेपण की वजह से होता है। बाकी सारी घटनाएं अपवर्तन के परिणाम है। तो ये तारों का टिमटिमाना या वास्तविक ऊंचाई से सूर्य का ऊपर दिखाई देना, या सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट या 3 मिनट पहले दिखाई देना सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये घटनाएं जो है वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है, और ये लाल रंग जो है वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है। मर्ग मरीचिका जिसको हम कहते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे रेगिस्तान में या सड़क पर जब हम चलते हैं दोपहर में के समय में, तो वो ऐसा झिलमिलाहट सी दिखाई देती है कि यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है या पानी है। तो ये परिघटना प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, या केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से है, या प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से है, या केवल प्रकाश के प्रक्षेपण की वजह से है? तो इसका सही आंसर है कि ये प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमें मर्ग मरीचिका या मरीचिका जो है वो दिखाई देती है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर दर्पण यानी प्लेन मिरर के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अगर 2 समतल दर्पण है और समतल दर्पण के बीच में किसी वस्तु को रखे, तो इन के बीच में इस वस्तु का इन दोनों दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखो, जब दोनों दर्पण समानांतर है तो यहाँ पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और इसके अलावा अगर वो किसी कोण पे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या किसी कोण पे रखे जाएंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसका एक सूत्र है, और उसका सूत्र है कि प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। थीटा मतलब कोण, कितने कोण पर रखा गया है। जैसे मान लो 90 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, तो 360 बटा थीटा यानी कोण 90 माइनस 1, ठीक है। तो 360 बटा 90, 360 बटा 90 हो गया 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है आगे देखने के लिए, तो उसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण का, या अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का, या उत्तल का, या परवलय पैराबोलिक मिरर का? तो देखो, वैसे तो वो अवतल लेंस ही होता है, अवतल लेंस कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है पीछे की साइड में इस तरह से, और जो फोकस है इसके मेन फोकस पे जो बल्ब है वो लगा रहता है, ताकि अगर फोकस पे रहेगा तो यहाँ से हमें समानांतर किरणें मिलेगी, यहाँ से जो किरणें आएगी वो समानांतर मिलेगी, इसलिए हमको आगे की तरफ समानांतर बीम चाहिए लाइट की, इसलिए। लेकिन ये जो है ये परवलयी पैराबोलिक मिरर है, तो सही आंसर यहाँ पर हो गया परवलयी पैराबोलिक मिरर।
अगला क्वेश्चन है वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वो कौन सा मिरर वाहनों में हम लेते हैं? साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित? तो हमेशा हम वाहनों में पश्च दर्पण के लिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमेशा सीधी इमेज दिखाएगा और छोटी इमेज दिखाएगा, सीधी और छोटी दिखाएगा हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है छोटी दिखाएगा। इसलिए हम, और इसका फील्ड व्यू ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं इसमें, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, यानी कौन सा फिनोमिना है, किस घटना की वजह से इंद्रधनुष बनता है? वातावरण में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से, परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है इसलिए, या वायुमंडल में निलंबी जो वर्षा की बूंदें हैं उन पर अपवर्तन होता है इसलिए, या वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने के से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने से विकिरण हो जाता है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है सी, कि यहाँ पर दो घटनाएं हैं, एक तो है प्रकाश का अपवर्तन और एक है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। इन वजह से हमें ये दिखाई देता है, जो वर्षा की बूंद है वो प्रिज्म का काम करती है, और जब यहाँ से प्रकाश जब इस बूंद पे गिरता है तो सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर जो है प्रकाश का अपवर्तन होगा, और इस वजह से अपवर्तन होने के बाद में अब यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि ये अंदर ही परावर्तित होगी, ये किरणें यहाँ से यहाँ इस तरफ परावर्तन होगी, और अब यहाँ पर इनका ये तो हो गया आंतरिक परावर्तन, अब यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा और हमें व्हाइट लाइट जो है 7 कलर की लाइट के रूप में दिखाई देगी। तो प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण तीनों घटनाएं यहाँ पर होती है, इसलिए इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग है विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या स्थिर विद्युत तरंग? तो सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगला क्वेश्चन है हमारी बाह्य जो वायुमंडल है उसमें ओजोन की परत हमारी क्या मदद करती है? लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ओजोन परत पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, 3 परमाणु होते हैं O3, तो इसकी एक परत है 3 से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मोटी परत है। ये क्या रक्षा करती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाना, या वायुमंडल का तापमान का नियमन करना, या अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करना, या पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करना? तो सही आंसर है कि ये पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और इनको नीचे नहीं आने देती, और इस वजह से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें नीचे आकर हम लोगों को, प्लांट्स को, मोन्यूमेंट्स को, सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है या दूसरी बीमारियां ये कर सकती है। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर की एसआई इकाई है। डायोप्टर किसकी एसआई इकाई है? तरंग दैर्ध्य की, ज्योति तीव्रता की, या लेंस की शक्ति की, या चुंबकीय शक्ति की? तो देखो ये लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर से लिखते हैं हम इसको। तरंग दैर्ध्य लैम्बडा, जिसको मीटर में लिखा जाता है, ये कैंडेला इसकी एसआई इकाई ज्योति तीव्रता की, और चुंबकीय शक्ति के लिए टेस्ला और वेबर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन? सही आंसर है फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे जिन कणों से मिलकर बना उनको फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश हमेशा जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसफर वेव्स होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है? ये तरंग सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, हाइजेन ने, या प्लांक ने, या फेराडे ने? तो सही आंसर है हाइजेन। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेन ने दिया था, हाइजेन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय स्वरूप में होता है, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की किरण है ये किसने खोजा था? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, या यंग ने? तो सही आंसर है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, या तरंग और कण के समान नहीं? तो सही आंसर है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों रूप में गमन करता है। इसकी ड्यूल नेचर होती है, दोहरी प्रवृत्ति होती है, तरंग और कण दोनों के रूप में ये गमन करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? कोई भी चिकना पृष्ठ जैसे कांच है
या जल है या वायु है, तो वहाँ प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि परावर्तन कहते हैं कि विवर्तन कहते हैं कि प्रकीर्णन कहते हैं। तो सही आंसर है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो इसकी दिशा बदल जाती है, यानी ये उसी माध्यम में वापस लौट के आ जाती है। इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, इन्हें क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अभी हमने बात कर ली कि अनुप्रस्थ तरंग होती है ये हमेशा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन ने दिया था। निम्न में से कौन सी परिघटना ये निर्णय लेने में मदद करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सबसे पहले ये कहा कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है? विवर्तन की घटना प्रकाश में होती है, ये बात सर्वप्रथम किसने कही? ग्रीमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने? सही आंसर है, ग्रीमाल्डी ने बताया कि प्रकाश की किरणों का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या न्यूटन ने? किसने? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। सही आंसर है आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वह कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन? तो सही आंसर है यहाँ पर ध्रुवण। ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है, साउंड में, ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अगर कोई अवरोध है तो अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण? तो इसको हम कहते हैं विवर्तन। विवर्तन की वजह से प्रकाश के मार्ग में अगर कोई उसकी छोटी साइज की अगर कोई अवरोध या है तो वो उसके किनारों से मुड़ जाएगा, इसको हम विवर्तन कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कि प्रकाश एक तरंग है, इसकी पुष्टि कौन करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत या व्यतिकरण का सिद्धांत या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत ये हमें बताता है कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान या दोनों के समान? तो ये भी हमने बात करी, तरंग और कण दोनों समान होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंग है तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो ध्रुवण की घटना ये बताती है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसफर वेव्स है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? किसने ये बताया था कि प्रकाश का वेग जो है वो 3 गुणा 10 की घात प्रति सेकंड होता है या 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है? प्रकाश का वेग का सबसे पहले कैलकुलेशन किसने किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या माइकल्स ने? सही आंसर है रोमर ने। सबसे पहले रोमन ने प्रकाश के वेग की गणना की थी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? सही आंसर है निर्वात में। सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। माध्यम में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है? अगर माध्यम का तापमान अगर बढ़ रहा है तो प्रकाश की चाल घटेगी, बढ़ेगी या वैसी रहेगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी? तो प्रकाश की स्पीड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि माध्यम के तापमान पर निर्भर नहीं करती, तो वैसी ही रहेगी। सही आंसर यहाँ पर है सी की वैसी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? देखो, प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है निर्वात में, और निर्वात में इसका अपवर्तनांक होता है 1। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और जिसमें जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतनी ही उसमें चाल कम हो जाएगी प्रकाश की। जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक है उतनी ही कम वहाँ पर प्रकाश की चाल है। यानी 1 से जितना अधिक है ना, उतने गुणा उसकी चाल घट जाती है। अब अपवर्तनांक की बात करें तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पर 1.3 के आसपास होता है, और कांच का अपवर्तनांक 1.6 के आसपास होता है, और हीरे का अपवर्तनांक 2.4 के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा जिसका अपवर्तनांक है ना, उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। यानी हीरे, अगर वो निर्वात से हीरे में प्रकाश जा रहा है तो उसकी 2.4 यानी लगभग 2.5 गुणा घट जाएगी। अगर वो निर्वात से जल में जा रही है तो 1.3 गुणा घट जाएगी। अगर वो कांच में जा रही है तो 1.6 गुणा घट जाएगी। तो सबसे अधिक चाल होगी यहाँ पर सबसे कम जिसका अपवर्तनांक है, यानी जल का
जल में तो सबसे पहले जल, और जल के बाद कांच, और कांच के बाद हीरा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड या 100 मिनट? तो ये लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। 1 से 2 सेकंड में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 6 मिनट या 4 मिनट? सही आंसर है 8 मिनट, और थोड़ा सेकंड है ऊपर, 8.14 के आसपास है। 8 मिनट और 16 सेकंड 20 सेकंड के आसपास इतना समय लगता है। प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड, या 3 गुणा 10 माइल पर सेकंड। तो अगर इसको हम मीटर में लेवे तो ये बी ऑप्शन ठीक है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में लेवे तो 3 गुणा 10 की घात 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? यानी पानी की बाल्टी में अगर कोई सिक्का उसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो ऊपर दिखाई देता है कि ऊपर उठा हुआ है, या जहाँ उसका बॉटम है वो हमें वास्तविक गहराई पे ना दिखाई देगी, उससे ऊपर दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या प्रक्षेपण? तो सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है? तो ये जितनी भी घटनाएं हैं कि कोई चीज़ ऊपर उठाई दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, तो इन सब का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये इसका आंसर हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चलती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हटती है, या इनमें से कोई नहीं? अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी। अब कैसे विचलित होगी? यानी अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी? इसको कैसे समझेंगे हम? तो इसको मैं इस तरह से समझते हैं। मान लो ये कांच की कोई सिल्ली है, यानी सघन माध्यम है, और बाहर हवा है, तो यानी विरल माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है यहाँ पर, तो ये बिंदु जहाँ पर ये गिर रही है, ये यहाँ पर इसका अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब है मान लो। अब क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम की ऑप्टिक डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व अधिक है सघन का, तो सघन माध्यम में इसकी चाल जो है वो कम हो जाएगी प्रकाश की। तो ये चाल अगर कम होगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो इसकी चाल कम हो जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर मान लो ये प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, अगर ये माध्यम यही रहता तो सेम इस तरह से निकल जाती है, ऐसे यहीं से निकल जाती है ऐसे। लेकिन क्योंकि अब विरल माध्यम में तो बढ़ गई इसकी स्पीड, तो ये थोड़ी अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्पीड घट गई तो पास में आ जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी करते हैं इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनके अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी पता करने के लिए। तो एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, व्यतिकरण पर, या विवर्तन पर, या ध्रुवण पर? तो सही आंसर है यहाँ पर कि वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करती है एंडोस्कोपी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य समान रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है? तो देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमेशा इसकी आवृत्ति समान रहती है। तरंगदैर्ध्य ये घट बढ़ सकते हैं, स्पीड कम हो सकती है, लेकिन आवृत्ति हमेशा समान रहेगी, आवृत्ति समान रहेगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अगर चंद्रमा की सतह पर कोई प्रेक्षक है, कोई आदमी है, तो उसको दिन के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? हल्का पीला, नीला, नारंगी या काला? सही आंसर है काला, क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है, और वातावरण नहीं है तो जो प्रकाश का अपवर्तन वाला फिनोमिना वो वहाँ नहीं होगा, तो नीला रंग नहीं दिखाई देगा। हमारे बात वायुमंडल की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, वायुमंडल के बाहर चले जाने पर फिर वो काले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि यातायात के सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? क्योंकि खून का रंग लाल है, या प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, या लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, या लाल खतरे का निशान है? सही आंसर है सी,
ये लाल रंग का सबसे कम प्रक्षेपण होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका डिस्पर्शन या विक्षेपण सबसे अधिक होता है। दूर तक फैलता है, दूर तक दिखाई देता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही आंसर है कि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। इसलिए समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, या आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या जल के नीले रंग के कारण, या जल के ऊपरी सतह के कारण। तो समुद्र नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, और जल मेन जो है वो है प्रकाश के जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का करते हैं, नीले बैंगनी रंग का, नीले रंग का, इसलिए वो नीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का विवर्तन। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का घटना है कि तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं या वो वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है? वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है हमेशा? तो उत्तल दर्पण है कि अवतल है कि समतल है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा जिस साइज का बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब दिखाई देगा। हमेशा बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जितनी दूरी प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे है उतनी ऑब्जेक्ट के आगे की तरफ होगी। दूरी समान होती है बिंब और प्रतिबिंब के बीच की, और दोनों की साइज आकार समान होता है, और हमेशा सीधी इमेज दिखाई पड़ती है, और लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है। पार्श्व परावर्तन भी होता है। किसी दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। दर्पण की वस्तु से दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तो ये वही बिंब और प्रतिबिंब वाला, अगर ये दर्पण है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बिंब है तो 30 सेंटीमीटर पे ही प्रतिबिंब होगा। ऐसा किस में होता है? हमेशा। तो ये हमेशा समतल दर्पण में होता है। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के अंश पर झुके हुए हैं तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अगर कोई, ये मान लो एक दर्पण है और दूसरा दर्पण ये है, दोनों 90 डिग्री पर है, समतल दर्पण है, तो इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इन दोनों में एक साथ कितने प्रतिबिंब हमको दिखाई देंगे? तो ये वही है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था सेम, कि जब भी दोनों समानांतर है, जब भी अगर दोनों दर्पण समानांतर रखे हुए तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, और समानांतर के अलावा अगर कितनी डिग्री के कोण पर रखे हुए तो आपको वो सूत्र यूज में लेना है कि 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा थीटा, थीटा यानी कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर थीटा का मान या कोण का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ 360 बटा 90 माइनस 1 निकाल लो। तो 360 बटा 90 हो गया 4, 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? कान का या गले का या नाक, इनमें देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल, उत्तल, गोलीय, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बड़ी इमेज दिखाता है, इसलिए डॉक्टर जो है वो इसका प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण केवल वाहनों में पश्च मिरर के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, अपवर्तन, या पूर्ण परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश, ये अगर माध्यम नहीं होता तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये माध्यम हो गया, इसलिए ये जो है अगर सघन है तो अभिलंब के पास, अगर विरल है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, अपवर्तन है। प्रकाश अभिलंब से दूर कब हो जाता है? अब अभिलंब से दूर कब होता है? अगर मान लो ये अभिलंब है, यहाँ पर ये अभिलंब है और प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, और इस अभिलंब से दूर यानी ये ऐसे चली गई, तो ऐसा कब होता है? जब इसकी स्पीड बढ़ती है तब। तो स्पीड कब बढ़ती है? जब वो विरल माध्यम में जाती है। जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो अभिलंब से दूर कब होगी? जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब होगा। और अगर वो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के पास में हो जाएगा। वर्षा के बाद हमें इंद्रधनुष देखना है तो वह हमें किस तरफ दिखाई देगा? सूर्य की तरफ पीठ करने पर, सूर्य के अपोजिट साइड में पीठ करने पर, या दोनों तरफ, या इनमें से कोई नहीं?
हमेशा इंद्रधनुष हमें अगर सुबह के समय दिख रहा है तो वो पश्चिम में दिखाई देगा, अगर इंद्रधनुष हमें शाम के समय दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा पूर्व दिशा में बनता है। तो हमेशा इंद्रधनुष जिस दिशा में बनता है ना उसके अपोजिट में हमेशा सूर्य होता है, यानी सूर्य के अपोजिट में बनता है हमेशा। तो आपको देखना है तो आपको सूर्य की तरफ पीठ करनी पड़ेगी, तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो सूर्य की तरफ पीठ करने पर आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, या आसानी से देखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वही क्वेश्चन है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रक्षेपण होता है, यानी अधिक दूरी तक ये देखा जा सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी है 100 सेंटीमीटर, 75, 25 या 10। सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। कम से कम पास का हम 25 सेंटीमीटर दे सकते हैं, और सबसे दूर स्पष्ट दृष्टि की जो दूर वाली दूरी है मैक्सिमम, वो हम अनंत इन्फिनिटिव तक देख सकते हैं। निम्न में से प्रकाश वर्ग किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ग ये एक इकाई है, तो ये किसकी इकाई है? क्या चीज माप करती है? अंतरिक्ष में दूरी, प्रकाश की गति, या उपग्रहों की चाल, या अंतरिक्ष में समय? तो प्रकाश वर्ष, जैसे वर्ष यानी समय नहीं है, ये दूरी की इकाई है। अंतरिक्ष पिंडों की एक दूसरे से कितनी दूरी है, ये हम प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? अगर कोई छोटी वस्तु रखी हुई है तो प्रकाश इसके किनारों से मुड़ जाता है, इसके किनारों से मुड़ जाता है। तो ये किनारों से मुड़ने की जो प्रवृत्ति है इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, विवर्तन या अपवर्तन। तो इसको हम कहते हैं विवर्तन। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए फोकल दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है? अगर एक उत्तल दर्पण है, अगर ये वाला है अपना, इधर पीछे इसके पॉलिश की हुई है और ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, फैला देगा, फोकस दूरी हमेशा इस तरफ आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मतलब जिस गोले का ये भाग है उस गोले की त्रिज्या, मान लो इस गोले का भाग है और इस गोले की, मान लो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, तो सी वक्रता केंद्र है, तो सी से ध्रुव तक के बीच की जो दूरी है इसको हम आर लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये यहाँ मुख्य फोकस से लेके ऑप्टिक्स ध्रुव तक की जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी एफ कहते हैं। फोकस दूरी और आर में क्या रिलेशनशिप है? तो इनमें रिलेशनशिप है आर इज इक्वल टू 2f, यानी दुगुनी होती है। ये जो इनकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही आंसर यहाँ पर 20 हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10, 20, 5 या 40 सेंटीमीटर। देखो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, अभी हमने पढ़ लिया कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, 2f। अब इसकी फोकस दूरी 10 है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वह कौन सा है लेंस जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा? उत्तल, अवतल, बाईफोकल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, उत्तल दर्पण जो है, सॉरी लेंस की बात हो रही है, सॉरी दर्पण की नहीं, लेंस की बात हो रही है। तो अगर हम दर्पण में बात करें तो दर्पण में ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल दर्पण। और लेंस में अगर बात करें तो लेंस में अवतल लेंस। ये हमेशा वर्चुअल यानी काल्पनिक, इरेक्ट यानी सीधी, और एक्स यानी स्मॉल छोटी इमेज बनाएंगे हमेशा। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाएगा? अवतल लेंस बनाएगा। और दर्पण में कौन सा बनाएगा? उत्तल दर्पण बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, या दोनों, या कोई नहीं? जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है, सीधा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। ये दोनों साथ साथ आएंगे। यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर वास्तविक है तो वो उल्टा होगा, और अगर वो काल्पनिक है तो सीधा होगा। काल्पनिक सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण काम में लेता है? समतल, उत्तल, या अवतल?
तो सही आंसर है अवतल दर्पण, क्योंकि बड़ा करके दिखाता है इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। अब जो लेंस की क्षमता पावर है इसमें और फोकस दूरी एफ, इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, तो ये है 1/f। P बराबर 1/f, और f को हमें लेना है मीटर में, तब P आएगी डायप्टर में, डायप्टर इसका। तो एक डायप्टर कब होगा, जब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर एक कब आएगा, 10 सेंटीमीटर माइनस या प्लस 100 या माइनस 100। अब देखो प्लस माइनस की बात करते हैं, अगर लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये जो लेंस है अपना कॉन्वेक्स उत्तल सॉरी अवतल, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी इस तरफ किरणों को काटता है तो ये पॉजिटिव आती है, यानी फोकस जो है फोकस दूरी वो इसकी क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, मतलब इसकी फोकस दूरी किसमें धनात्मक है, तो +10 हो सकता है या +100 हो सकता है। अब कितनी होगी ये हमें देखना है। तो इसको देखते हैं कि अगर मैं P बराबर 1/f लिखूं और मुझे अगर यहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया, 100 सेंटीमीटर। अब मुझे मीटर में लेनी है तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो मैं इसको डिवाइड बाई 100 करूँगा, यानी 100 से भाग दूंगा इसको, तो ये मैं यहाँ पर बटा 100 करूँगा। अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया ऊपर 100/100। तो 100/100 कितना हो गया, 1, तो एक डायप्टर। तो एक डायप्टर किसकी होगी, जिसकी 100 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 मीटर होगी फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस संभव होता है। देखो फोकस दूरी अगर हम इसकी बात करें दर्पण के केस में, अगर इसकी बात करें, ये अपना है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण पर जो किरणें गिरेगी वो उसको फैलाएगा इस तरह से, तो इधर तो कहीं नहीं काटेगी, लेकिन ये पीछे की साइड में कटती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आ रही है, यानी इसका फोकस यहाँ पर है। तो ये अगर इस ध्रुव से अगर राइट साइड में है, दाहिनी तरफ है, तो ये प्लस में, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। तो दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल दर्पण है। और अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, अगर इस पर जो प्रकाश की किरणें गिरती है तो प्रकाश की किरणों को फैलाता है पास, और ये इस तरफ ये फैल रही है, तो यहाँ पर यहाँ फोकस पे यहाँ करती है, यानी इसका मुख्य फोकस किधर होता है, राइट साइड में होता है, तो राइट साइड। तो दर्पण में तो हो गया अवतल और लेंस में हो गया उत्तल लेंस, तो ऑप्शन सी ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। अपवर्तनांक जो है n जिससे लिखते हैं, तो अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये sin I/sin r होता है अपवर्तनांक का मान। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन। तो देखो आवर्धन जो है वो लेंस और मिरर दोनों की तरह होता है। अगर हम मिरर का निकाल रहे हैं, दर्पण का अगर हम आवर्धन निकालेंगे तो हम लिखेंगे -v/u, यानी प्रतिबिंब की साइज बटा बिंब की साइज, यानी ऊंचाई कह लो आप इसको, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। दर्पण के केस में माइनस में आता है, और अगर हम मिरर का निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन, तो मिरर के केस में प्लस में आ जाता है, यानी +v/u, यानी कि बिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई v बटा बिंब की ऊंचाई u, तो m = v/u हो गया। तो v/u डी ऑप्शन ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ये लेंस जो है इसका केंद्रीय बिंदु जो है ये बीच में, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वार केंद्र या अक्ष केंद्र। सही आंसर है ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। और जो मिरर होता है, मिरर का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम पोल, ध्रुव कहते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र इनमें से कौन सा है। तो देखो लेंस और मिरर दोनों के सूत्र हैं, और मिरर का जो सूत्र है वो है 1/v + 1/u = 1/f।
ये मिरर का सूत्र है। और लेंस के सूत्र में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दर्पण का पूछा है तो दर्पण का देख लेंगे हम। तो दर्पण का ये है 1/v प्लस 1/u बराबर इज इक्वल टू 1/f। तो देखो दर्पण के सूत्र में प्लस आता है, एक v से स्टार्ट करना है आपको, तो 1/v प्लस 1/u लेना है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू ये हो गया। ये प्लस जब आ गया तो दर्पण है, और अगर इनके बीच में माइनस आ गया तो ये लेंस है। अब यहाँ से आवर्धन वाला भी आपको बता देता हूँ। आवर्धन के हमको v/u लेना है। अब कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, तो देखो इसके दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस आ गया ना, तो अब यहाँ माइनस आ जाएगा। आवर्धन में माइनस ले लो, यानी माइनस 1/v माइनस v/u कर दो। और अगर आपको इसका लेना है लेंस का, तो लेंस के सूत्र में माइनस आ रहा है, यहाँ पर v और u के बीच में माइनस आ रहा है। तो इसके आवर्धन में आपको क्या करना है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस नहीं लेना है। तो अब आप आवर्धन के सूत्र में माइनस मत लो, यानी सीधा v/u कर दो। यहाँ माइनस है तो यहाँ नहीं लेना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेना, उल्टा कर लो। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन होगा, हरा, लाल, बैंगनी या नीला। तो सबसे अधिक विक्षेपण किसका होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बैंगनी की। तो सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी का होगा। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल की। तो सबसे कम होगा लाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी घटनाएं होती है। इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो विक्षेपण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए, उसके हिसाब से हमको बताना है कि कौन कौन सी घटनाएं होती है। केवल ए यानी केवल विक्षेपण, या ए और सी यानी विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या ए सी डी यानी विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, या ए और डी। तो देखो सही आंसर है तीसरा, ए, सी और डी। ये तीनों घटनाएं एक साथ होती है, यानी विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। जब ये बूंद है पानी की, सबसे पहले तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद में अब इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी आंतरिक परावर्तन होगा, यानी किरण जो है यहाँ से यहाँ जाके वापस इधर आएगी। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब जब वापस निकलेगा उस समय इसका विक्षेपण हो जाएगा, यानी एक रंगों में बट जाएगी, 7 रंगों में बट जाएगी। तो विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाएं एक साथ होती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का क्या कारण है। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन की वजह से है, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो लाल रंग है वो भी प्रकीर्णन की वजह से। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का प्रयोग किया था। कि सूर्य के जो स्पेक्ट्रम है, वाइट लाइट जो 7 रंगों की होती है, इसके लिए ग्लास प्रिज्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सी.वी. रमन, या रॉड रेले, या इसाक न्यूटन, यानी या एस चंद्रशेखर। तो सही आंसर है इसाक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करके ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि फोकस लंबाई 1 सेंटीमीटर के लेंस की शक्ति है। फोकस लंबाई या फोकस दूरी कह लो आप इसको, 1 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति पावर, देखो प्लस में है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, तो 1/f होती है। अब 1 सेंटीमीटर है, f का मान 1 सेंटीमीटर, जबकि f हमको लेनी है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे p इज इक्वल टू 1/f। f का मान यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो ये 100 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो p इज इक्वल टू हो गया 1 × 100/1। 1/100 अगर हम करेंगे तो 100 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करें 100 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 100 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है, 100 डायप्टर। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के साइज के बराबर, या उल्टा वास्तविक और वस्तु के साइज के बराबर, या सीधा वास्तविक और वस्तु के साइज के बराबर, या सीधा आभासी और वस्तु के साइज से बड़ा। तो समतल दर्पण हमेशा सीधा इमेज बनाता है और वस्तु के साइज का बनाता है। अब ये आभासी बनाता है कि वास्तविक बनाता है, तो ये हमेशा आभासी इमेज बनाता है। अगला क्वेश्चन है,
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में, या दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, या शेविंग मिरर में। केवल 1 और 2, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 या उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी। इन सभी कंडीशन में हम उत्तल कॉनकेव मिरर का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। टॉर्च में प्रयोग किया जाता है, वाहन की हेडलाइट में करेंगे, दांतों के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, और सेविंग मिरर में भी हम इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल और अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखो लेंस आ गया, तो लेंस में ये वाला तो है उत्तल, और इसकी क्षमता जो होती है वो किरणें इस तरफ कटती है तो पॉजिटिव धनात्मक, ऑप्टिक सेंटर प्रकाश किरण से दाहिनी तरफ वाली प्लस में, और ये वाला जो है अपना ये अवतल लेंस है, और यहाँ पर जो किरणें हैं वो इस तरह से फैल जाती है, तो फैली हुई किरणें इधर तो काटेंगी नहीं, इधर काटती हुई प्रतीत होगी पीछे की साइड में, तो इसकी फोकस दूरी होगी इस तरफ लेफ्ट में, और यहाँ ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस है उसको माइनस में लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी। तो अवतल की तो हो जाएगी धनात्मक, और इसकी अवतल की हो जाएगी ऋणात्मक। उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी हमने बात करी प्रकाश से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो, यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और MCQ क्वेश्चंस। तब तक जय हिंद।